हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्या, आज हम लोग करने जाने वाले हैं 12 अप्रैल 2023 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आप लोगों को दिख सकते हैं आपके CUET के एग्जाम में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? और अगर है रेडी तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि सर एकदम 100% रेडी है। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारा जीके, बहुत सारा प्यार जीतू भैया की तरफ से, और बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशन, और आप सबकी हेल्प करता है आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाने में और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स को रेज करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? करें स्टार्ट। चलिए, तो एक बार फिर से आप सबका CUET अड्डा 24/7 पर बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। देखिए क्या है क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली रिलीज द टाइगर सेंसस। तो इनमें से वो कौन बंदा है जिसने अभी रिलीज किया है क्या टाइगर सेंसस? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में टाइगर सेंसस जारी किया है? टाइगर सेंसस किसने जारी करा है? नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, भूपेंद्र यादव जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है ना, द्रौपदी मुर्मू जो क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या आनंदीबाई पटेल गवर्नर है। कहाँ की गवर्नर है ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी से बताइए कि किसने क्या करा है, रिलीज किया है टाइगर सेंसस। और अगर आप लोगों का आंसर आ रहा है क्या नरेंद्र मोदी, तो आप लोगों का आंसर 100% राइट है। नरेंद्र मोदी ही इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिए क्या, कि जो टाइगर सेंसस है, टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग, इस सेंसस के अकॉर्डिंग टाइगर्स जो है इनका नंबर इंक्रीज हुआ और टाइगर्स अब 3167 टाइगर है हमारे पास। ठीक है, मतलब कितने 200 टाइगर्स का इंक्रीज हुआ है। 200 टाइगर्स क्या हुए, बड़े हैं, इनकी पॉपुलेशन बड़ी है और 200 टाइगर्स का इंक्रीज हुआ है। मतलब क्या, कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग? 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग 200 टाइगर्स बढ़े, जो कि हमारे लिए अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोजेक्ट टाइगर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर को भी हो गए पूरे के पूरे 50 साल। आइए देखते हैं इसमें क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। देखिए क्या बोल रहा है ये, प्रोजेक्ट टाइगर, इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन वॉज 3167 इन 2022। 2022 में टाइगर का जो हमारे पास क्या था, पॉपुलेशन था, ये कितना था, 3167। ये क्या है, टाइगर की मम्मी लग रही है, ये टाइगर लग रहा है छोटा सा। ठीक है, बड़े क्यूट से लगते हैं ये, पास में मत चले जाना। ठीक है, तुम्हारे टांग को लेग पीस समझ के खा जाएंगे ये। ठीक है, खैर चलिए देखो क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द कॉमेमोरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को कितने ईयर्स हो गए, 50 साल पूरे हुए, और इसी वजह से एक प्रोग्राम रखा गया था जिसको इनॉग्रेट किया किसने, प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये प्रोग्राम कहाँ रखा गया था, तो ये प्रोग्राम रखा गया था मैसूर में। और मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटका में। According to the latest tiger census data released by Prime Minister Modi, the tiger population in India has reached 3167 in 2022, which is 6.7% of increase. ठीक है, तो 6.7% का क्या है, इंक्रीज है ये। और टाइगर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है, 200 टाइगर्स जो है वो बढ़ गए, 6.7% का इंक्रीज है, जो कि बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। आई बोल रहा है इट इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस सेंसस। और ये बोल रहा है कि पहले वाले सेंसस से क्या है, बहुत इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 1500 के आसपास टाइगर्स बचे हुए थे। ठीक है, देखिए जैसे कि ये क्या बता रहा है, 2006 की बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1411 टाइगर्स थे, 2010 में बढ़ गए थे और 1706 टाइगर्स हो गए थे। 2014 में 2226 टाइगर्स हो गए थे, 2018 में 2967 थे, और अब 200 और बढ़ गए और हो गए 3100 कितना 67, 3167 हमारे पास अब क्या हो गए, टाइगर्स हो गए। ठीक है, मतलब टाइगर्स की पॉपुलेशन ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। ठीक है, खैर आगे तो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन। अब इसमें क्या बताएगा कि ये जो कॉमेमोरेशन चल रहा था, इसके टाइम पीरियड में प्रधानमंत्री मोदी ने एक और चीज़ लॉन्च करी, और इस चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। IBCA क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ना। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसको लॉन्च कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि IBCA 7 अलग अलग बड़े बड़े बिल्लियों को या बड़े बड़े कैट्स को, है ना, जिसमें टाइगर और लायन दोनों के दोनों शामिल है, लेपर्ड्स वगैरह शामिल है, चीताज वगैरह शामिल है, इन सब को प्रोटेक्ट करने की बात, कंजर्व करने की बात करेगा। और 193 वो
सीट्स है इसमें, है ना। तो 193 में से कोई भी देश या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट बन सकता है। और इंडिया ने कहा था कि अगले 5 साल में मैं खुद 100 मिलियन क्या करूँगा, रुपीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करूँगा टू सेव और टू कंजर्व बिग कैट्स, आगे ना। तो IBCA के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने पहले। तो IBCA को लॉन्च किया है किसने, प्रधानमंत्री मोदी ने। देखो क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द कोमेमोरेशन ऑफ 50 years ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसको क्या बोला जाता है, IBCA लॉन्च करा है इंडिया ने, ठीक है। That aims to protect and conserve 7 major big cats worldwide। ये पेपर में आ सकता है भैया क्वेश्चन IBCA के बारे में। क्या IBCA क्या है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, और ये एम करता है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व 7 मेजर बिग कैट्स, 7 मेजर बिग कैट्स को, जिसमें लायन और टाइगर भी शामिल है। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया। हिंदी में देखते एक बार फटाफट से देखो क्या है हमारे पास इन्फॉर्मेशन। प्रोजेक्ट टाइगर 2022 में भारत में बाघों की संख्या 3167 थी। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने की याद का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी द्वारा जारी न्यूनतम बाघ जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में बाघों की आबादी 3167 यानी कि 6.7% की वृद्धि तक पहुंच गई है। ये 2006 में 1411 थे, 2010 में 1706, 2014 में 2226 और 2018 में 2967 की पिछली जनगणना के आंकड़ों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य बाघों और शेरों सहित दुनिया भर में 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा और संरक्षण करना है। आगे नहीं आया समझ में आया है तो पहले देखो टाइगर की फोटो, देखो टाइगर की कहाँ है, ये रहा, ठीक है। टाइगर है, ठीक है। दूसरी चीज पोज देखो, है ना, और क्या, कपड़े देखो, गॉगल्स देखो, और क्या, हैट देखो, है ना। हीरो प्राइम मिनिस्टर लग रहे हैं क्या, बिल्कुल लग रहे हैं, बोलना पड़ेगा, है भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, देखिए क्या है। व्हेन इज द वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल कब मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस। ऑप्शन है हमारे पास 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल या 9 अप्रैल। तो होम्योपैथी आप लोगों को पता होगा, है ना, जैसे आयुर्वेदा है ना, जैसे यूनानी किया था हम लोगों ने, है ना, वैसे ही क्या है, वैसे ही होम्योपैथी है, ठीक है। तो होम्योपैथी की दवाई आप लोगों ने देखी, वो मीठी सी गोलियाँ दादा परदादा वगैरह यूज़ करते थे, ठीक है, और वो लिक्विड सब मीठा होता है इसमें, है ना, और धीरे धीरे क्योर करता है चीज़ों को, ठीक है। जो हम लोग एलोपैथी खा के 2 दिन में क्योर कर लेती चीज़ों को, वो ये जो है 6 महीने में क्लियर करता है, लेकिन जड़ से उखाड़ के फेंक देता है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, तो अगर आप लोग लग रहा है कि आंसर जो है डी है, तो बिल्कुल आप लोग सही हो। 9 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है क्या, होम्योपैथी डे, एकदम 100% रंग आंसर है इसका क्या, 10 अप्रैल। तो हर साल 10 अप्रैल को, हर साल क्या 10 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, आइए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखो इधर दिख रहा है, ये ऐसे बॉटल्स में मिलता है, इसमें वो गोलियां होती है छोटी सी मीठी सी, है ना। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2023 अड्डा 24/7। आइए देख क्या बोला, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2023। ऑन अप्रैल 10th एवरी ईयर वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सैमुअल हैनीमैन, द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी एंड अ जर्मन फिजिशियन। तो सैमुअल हैनीमैन जो है ये फादर ऑफ होम्योपैथी या फाउंडर ऑफ होम्योपैथी है, ठीक है। क्या था, एक जर्मन फिजिशियन था और फाउंडर है किसका, होम्योपैथी का, ठीक है। तो इसके बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग मनाते हैं हर साल क्या, इसके बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। और ये 268 बर्थ एनिवर्सरी है इसकी, जर्मन फिजिशियन था। देखो क्या बोला, दिस डे इज डेडिकेटेड टू रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ होम्योपैथी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। और हेल्थ केयर की फील्ड में होम्योपैथी ने कितने अच्छे से काम किया, कितने लोगों को क्योर किया, इसी चीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए हम लोग इसको मनाते हैं। दिस ईयर मार्क्स द 268th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सैमुअल हैनीमैन। और ये 268th बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, सैमुअल हैनीमैन की। द फोकस ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2023 is centered around the theme 1
हेल्थ वन फैमिली। और इस बार की थीम जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2023 की वो क्या है, वन हेल्थ वन फैमिली, मतलब पूरी की पूरी दुनिया की हेल्थ को ठीक करना है, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली की तरह है, वही वासुदेव कुटुंबकम टाइप है ना। इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ए से आता है आयुर्वेदा है ना, वाई से आता है योगा एंड नतुरोपैथी या नारुतोपैथी ऐसे कुछ है, ठीक है, देख लेना एक बार। और यू से आता है यूनानी, और क्या है, एस से आता है सिद्धा, और क्या है, एच से आता है होम्योपैथी। और हम लोग क्या मना रहे हैं, वर्ल्ड होम्योपैथी डे मना रहे हैं। तो क्या बोल रहा है ये, इंडिया में सेलिब्रेट कौन करवाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, तो इंडिया में सेलिब्रेट करवाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करवाती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की फुल फॉर्म तो बता दिया, मिनिस्टर कौन है इसका ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, है ना, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कि मिनिस्टर कौन है। ओवरसीज द सेलिब्रेशंस ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे, और ये लोग मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। हिंदी में देख लेते फटाफट से। हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक और जर्मन चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में होम्योपैथी के बहुमूल्य योगदान को पहचानने के लिए समर्पित है। इस साल सैमुअल हैनीमैन की 268वीं जयंती है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2023 का फोकस एक स्वास्थ्य एक परिवार विषय पर केंद्रित है। भारत में आयुष मंत्रालय भारत सरकार विश्व होम्योपैथी दिवस के उत्सव की देखरेख करता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि सर 100% समझ में आ गया। ये है सैमुअल हैनीमैन, है ना, और वर्ल्ड होम्योपैथी डे, और इस तरीके की गोलियां मिलती है वो, है ना, अलग अलग कलर्स में, मीठी सी। अब ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मुंह में पानी आ रहा है, एक तो रोज़ा है ऊपर से, है ना। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया तो दिखाओ जल्दी से गंदे प्यारे से अपने अंगूठे ताकि आगे बढ़े। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। हु वन द इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023? तो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स किसने जीता है? किसी एक इंडियन ने जीता है। सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार होगा ये, है ना। तो ऑप्शन है हमारे पास ए जेसी रेड्डी, बी सीआर राव, सी टीएस रामलिंगम या वीटी आचार्य। फटाफट से आंसर दो और बताओ कि आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास। आने दो भैया, आने दो जल्दी से। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर जेसी रेड्डी सही लग रहा है तो जेसी रेड्डी रांग है, टीसी रामलिंगम लग रहा है तो टीएस रामलिंगम भी क्या है, रांग है, और वीटी आचार्य भी रांग है। ये तीनों के तीनों मेरे इन्वेजन थे। आंसर है हमारे पास क्या, सीआर राव, ठीक है। तो सीआर राव को मिला है क्या, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स प्राइज, है ना, या इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, जिसको नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है स्टैटिस्टिकल फील्ड में, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। नौजवान व्यक्ति सीआर राव, ठीक है, आइए इनके बारे में देखते क्या बोल रहा है। सीआर राव विंस इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023। तो 2023 के किसमें, स्टैटिस्टिक्स में इंटरनेशनल प्राइज जीत चुके हैं कौन, सीआर राव। द 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स विच इज रिगार्डेड एज द इक्विवेलेंट ऑफ द नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स हैज बीन अवॉर्डेड टू कलियमपुड़ी राधाकृष्ण राव, सीआर राव, एन इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन। तो ये क्या हो रहा है कि ये इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन है, और इनको क्या मिला है, इनको मिलने वाला है, मतलब मिला नहीं है, इनको चूज कर लिया गया फॉर इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। और इसको किसके बराबर माना जाता है, नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में, ठीक है। और इनका नाम क्या है, कलियमपुड़ी राधाकृष्ण राव, ठीक है। आगे क्या हो रहा है, द प्राइज एस्टेब्लिश इन 2016। तो ये प्राइज देना कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये प्राइज दिया जा रहा है 2016 से, और हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। इज प्रेजेंटेड वंस एवरी 2 years टू एन इंडिविजुअल और टीम दैट हैज मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर थ्रू द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, 2016 से दिया जा रहा है इसको, 2016 से दिया जा रहा है, 2 साल में एक बार दिया जाता है, और उन लोगों को दिया जाता है या उस टीम को, उस इंडिविजुअल को या उस टीम को दिया जाता है जिसने साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, और या फिर वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर की फील्ड में कुछ उखाड़ा हो। मतलब क्या, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज दी हो, है ना, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, ठीक है। आगे बोला, राव विल बी ऑनर्ड विद द प्राइज विच कैरीज $80,000 कैश,
तो $80,000 का कैश मिलेगा। तो $80,000 लगा लो, 80 रुपये का $1 होता है ना। तो 80,000 को 80 से मल्टीप्लाई कर लो और 1 2 3 4 5 है ना, तो 64 लाख रुपए के आसपास या 6 करोड़ के आसपास का देख लेना कितना है ना, मल्टीप्लाई करके मुझे भी बताना क्या है। तो इतना इसको पैसा मिलने वाला है। एट द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स कांग्रेस इन ओटावा कनाडा इन जुलाई, और ओटावा में कनाडा में इनको ये वाला $80,000 का प्राइस मिलने वाला है। किसको? CR राव को। ठीक है, इंटरनेशनल प्राइस इन स्टैटिस्टिक्स है ना। बस ये उस टाइम पीरियड तक खैरियत से रहे, अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, ताकि इतना प्राइस उठा सके। हिंदी में देखते हैं फटाफट से। देखिए क्या बोल रहा है। सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे सांख्यिकी में नोबेल पुरस्कार के समक्ष माना जाता है, एक भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद कल्यामपुडी राधाकृष्ण राव को दिया गया है। 2016 में स्थापित पुरस्कार हर 2 साल में एक बार किसी व्यक्ति या टीम को दिया जाता है जिसने सांख्यिकी के उपयोग के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जुलाई में ओटावा कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में राव को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें $80,000 का नकद पुरस्कार शामिल है। आया कि नहीं आया समझ में आया है तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि 100% आ गया सर। पेपर में आता है तो CR राव लिखाएंगे, है ना, कोई दिक्कत? पक्का? बढ़े आगे, चलिए आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। देखिए क्या है। इंडियाज 12th वंदे भारत एक्सप्रेस हैज बीन लॉन्च्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। ठीक है, तो 12वां वंदे भारत एक्सप्रेस वे स्टार्ट हुई है, 12th वंदे भारत एक्सप्रेस वे स्टार्ट करा गया, तो वो कौन से रूट में चलने वाली है ना। भारत की 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस रूट पर शुरू की गई है? ऑप्शन है हैदराबाद से सिकंदराबाद, हैदराबाद से तिरुपति, सिकंदराबाद से तिरुपति या हैदराबाद से सिकंदराबाद। तो हैदराबाद से सिकंदराबाद 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आंसर दोनों के दोनों रॉन्ग है ना। तो अगर आप लोग A या D आंसर दे रहे हो तो आप गलत हो। और हैदराबाद से तिरुपति भी रॉन्ग है, आंसर है इसका क्या? सिकंदराबाद से तिरुपति। लेकिन इसको फ्लैग ऑफ किया है किसने? नरेंद्र मोदी ने, है ना। सब कुछ इनॉग्रेट कर दूंगा, सब कुछ फ्लैग ऑफ कर दूंगा। कौन? नरेंद्र मोदी। और सिकंदराबाद से तिरुपति जाएगी, लेकिन इसको फ्लैग ऑफ कहाँ से किया? हैदराबाद से। ठीक है, और वंदे भारत ट्रेन इनका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद होता है क्या कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचा देना। ठीक है, और दूसरा मकसद क्या होता है? पिलग्रिमेज टाउन्स को कनेक्ट करना, है ना, तीर्थ यात्रा की जगहों को क्या करना? कनेक्ट करना। तो देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि सबसे पहली चीज़ क्या बोल रही है? सबसे पहली चीज़ बोल रहा है कि 11th सबसे पहले 11th के बारे में बता देता हूँ तुम लोगों को कि 11th कौन सी है? वंदे भारत ट्रेन जो थी, वंदे भारत ट्रेन, शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं था इसके बारे में क्योंकि बीच में क्लासेस नहीं हुई थी। तो 11th वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च हुई थी, और 11th वंदे भारत ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही थी? वो भोपाल से दिल्ली जा रही है, भोपाल से दिल्ली। और इसके पहले वाले 2 हम लोगों ने करे थे, है ना। इसके पहले वाले 2 कौन से? एक जा रही थी मुंबई से लेकर कहाँ तक? शिरडी तक, और एक जा रही थी मुंबई से लेकर सोलापुर तक। तो 8th 9th और 10th जो है उसके बारे में हम लोगों ने किया था। 11th है जो भोपाल से दिल्ली जा रही है, और 12th है ये वाली जो सिकंदराबाद से तिरुपति जा रही है। सिकंदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में। और तिरुपति कहाँ पर है? तिरुपति है आंध्र प्रदेश में, है ना। दोनों के गवर्नर बताओगे मुझे, दोनों के चीफ मिनिस्टर बताओगे कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे। आइए देखते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। देखो ये है ना, मोदी जी, है ना। देखो क्या बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ द सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में इन्होंने क्या कर दिया? फ्लैग ऑफ कर दिया। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो कि सिकंदराबाद से तिरुपति जाएगी, लेकिन फ्लैग ऑफ कहाँ किया गया? हैदराबाद में। द ट्रेन विल रिड्यूस द ट्रैवल टाइम बिटवीन सिकंदराबाद इन तेलंगाना एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश बाय ऑलमोस्ट 3.5 years, 3.5 hours एंड विल बी बेनिफिशियल टू पिलग्रिम्स। तो ये क्या बोल रहा है कि कितना टाइम कम हो जाएगा? ये बोल रहा है कि टाइम जो है पहले कितना लगता था, जितना भी लगता था उससे 3.5 घंटे कम टाइम में ये क्या करेगी? वंदे भारत एक्सप्रेस आपको पहुंचा देगी। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि ऑन January 15, 15 जनवरी की बात कर रहे हैं। 15 जनवरी को हम लोगों ने क्या करा था? सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम को कनेक्ट किया था। तो तब भी हम लोगों ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को कनेक्ट किया था। तो वो फर्स्ट ट्रेन थी जो तेलंगाना और
आंध्र प्रदेश को क्या कर रही थी, कनेक्ट कर रही थी। अब ये सेकंड ट्रेन है सिकंदराबाद से लेकर तिरुपति जाने वाली, जो क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। अच्छा, एक और चीज़, उसको भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्लैग ऑफ किया था, इसको भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्लैग ऑफ किया, लेकिन उस टाइम पीरियड में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे फ्री नहीं थे, तो इन्होंने क्या करा, ऑनलाइन फ्लैग ऑफ कर दिया था वर्चुअली। ठीक है, वही बता रहा है ये। ऑन जनवरी 15 मोदी हैड वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ द वंदे भारत ट्रेन बिटवीन सिकंदराबाद एंड विशाखापट्टनम which was the first such service connecting the two Telugu speaking states। और दोनों के दोनों स्टेट्स में तेलुगु बोली जाती है, तो हमें पता ही है। 11th वंदे भारत कनेक्टेड भोपाल एंड दिल्ली, और 11वीं जो वंदे भारत ट्रेन थी ये भोपाल और दिल्ली को कनेक्ट करती है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है तो एक बार हिंदी में पढ़ लेते, अंगूठे बाद में दिखा देना। देखो जरा, ये देखो, वंदे भारत दिखे ना दिखे, है ना, मेक इन इंडिया दिखना चाहिए। ठीक है, चलो चलो देखो क्या बोल रहा है। 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी ने हैदराबाद में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के तिरुपति के बीच यात्रा के समय को लगभग 3.5 घंटे कम कर देगी और तीर्थ यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी। 15 जनवरी को मोदी ने सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत ट्रेन को वस्तुतः हरी झंडी दिखाई थी, जो 2 तेलुगु भाषी राज्यों को जोड़ने वाली पहली ऐसी सेवा थी। 11वें वंदे भारत ने भोपाल और दिल्ली को जोड़ दिया है। समझ में आया क्या नहीं आया? आ गया समझ में? तो समझ में आ गया है तो जल्दी 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 से मुझे दिखाओ कि आपने क्या अंगूठे और बोलो कि सर आ गया समझ में। कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में आ जाएगा, धुर्राटे काट के आ जाएंगे सर, धुर्राटे, धुआं धुआं कर देंगे। अरे सर ये तो पैसे उड़ाना होता है, अच्छा धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं हमारे पास आज का नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, देखिए क्या है। अंडमान एंड निकोबार कमांड, अंडमान एंड निकोबार कमांड ANC कंडक्टेड अ लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एज। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार कमांड जो है हमारी, जिसको ANC बोला जाता है, ये एक ऐसी कमांड है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इकट्ठा काम करती है। ठीक है, और ये अकेली ऐसी बॉडी है जिसमें आर्मी, नेवी और कौन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इकट्ठा काम करती है, और कोस्ट गार्ड भी इकट्ठा काम करता है इसमें। ठीक है, तो इसने एक एक्सरसाइज करी है, ठीक है, हाल ही में, तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या, यही पूछ रहा है ये। ठीक है, अंडमान और निकोबार कमांड ANC बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है जिसका नाम है एक्सरसाइज वीर, एक्सरसाइज शूरवीर, एक्सरसाइज कवच या एक्सरसाइज दानवीर। तो फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर शूरवीर है तो रांग है, वीर भी रांग है और दानवीर भी रांग है, आंसर है एक्सरसाइज कवच। फटाफट से देखते हैं इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। देखिए क्या बोल रहा है ना, एक्सरसाइज कवच, देखिए क्या बोल रहा है। ऑन April 5, 2023 द अंडमान एंड निकोबार कमांड विच इज इंडिया सोल ट्राई सर्विसेज यूनिट, अकेली यूनिट है इंडिया की जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इकट्ठा काम करती है। तो क्या बोल रहा है, इंडिया सोल ट्राई सर्विसेज यूनिट है, कौन सी, अंडमान एंड निकोबार कमांड ANC, याद रखना इसको, है ना। हेल्ड अ कोलैबोरेटिव मिलिट्री ड्रिल नेम्ड एज एक्सरसाइज कवच, इसने क्या करा, एक कोलैबोरेटिव मिलिट्री ड्रिल करी है, एक्सरसाइज करी है, जिसको एक्सरसाइज कवच के नाम से जाना जाता है। द वेपनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड वर यूटिलाइज्ड बाय द सोल्जर्स पार्टिसिपेटिंग इन द एक्स कवच। तो ये बोल रहा है कि किसने किसने कौन से वेपन्स यूज करेंगे इसमें, तो बोल रहा है इंडियन आर्मी के भी वेपन्स यूज करेंगे, इंडियन नेवी के भी, इंडियन एयरफोर्स के भी और इंडियन कोस्ट गार्ड के, सबके वेपन्स को यूज किया है इंडियन सोल्जर्स ने इसमें। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज एक्स कवच इन्वॉल्व द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड एमिंग टू एनहांस इंडियाज जॉइंट वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज अगेंस्ट पोटेंशियल कॉम्बैट चैलेंजेस। और ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि ये जो ट्राई सर्विसेज है एक्स कवच एक्सरसाइज जो हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, ये सारे के सारे इकट्ठा काम कर रहे हैं। और क्या करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, है ना, कोऑपरेट करने के लिए, ये दिखाने के लिए भाई कोई भी चैलेंज आ जाए तो हम चारों के चारों, ये तीनों की तीनों सर्विसेज क्या कर सकती है, इकट्ठा आके लड़ सकती है और किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ को रोकने में समक्ष है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए किसी भी चीज़ को क्या है, पोटेंशियल रखती है। द एक्सरसाइज इंक्लूडेड वेरियस ऑपरेशन सच एज एम्फीबियस असॉल्ट, मैरीटाइम एयर स्ट्राइक्स,
मैन्यूवर्स एट सी विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ नेवल वॉरशिप्स एंड डिफरेंट एयरक्राफ्ट। तो बोल रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने की है। एम्फीबियस असॉल्ट का मतलब क्या है? एम्फीबियस असॉल्ट का मतलब पानी में भी अटैक करवाया, ठीक है, और कहाँ पे अटैक करवाया? ज़मीन पे भी अटैक करवाया, दोनों अटैक करवा के देख लिए। मैरीटाइम एयर स्ट्राइक्स, है ना, ओशन में एयर स्ट्राइक करके देख लिए। और क्या? मैन्यूवर्स एट सी, मैन्यूवर्स एट सी करके देख लिया। विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ नेवल वॉरशिप्स एंड डिफरेंट एयरक्राफ्ट, नेवल वॉरशिप्स से और डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज कवच में। और एक्सरसाइज कवच एकदम क्या था? खतरनाक तरीके से सक्सेसफुल एक्सरसाइज रही है ये। और किसने स्टार्ट करी थी? ये स्टार्ट करी है किसने? इंडियन अंडमान एंड निकोबार कमांड ने। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है तो एक बार फटाफट से हिंदी में देखते, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है, उसको देखते फिर निकलते हैं अपन। 5 अप्रैल 2023 को अंडमान और निकोबार कमांड, जो भारत की एकमात्र त्रिसेवा इकाई है, ने अभ्यास कवच नामक एक सहयोगी सैन्य अभ्यास आयोजित किया। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के हथियारों और उपकरणों का उपयोग एक्स कवच में भाग लेने वाले सैनिकों द्वारा किया गया था। संभावित मुकाबला चुनौतियों के खिलाफ भारत की संयुक्त युद्ध क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से त्रिसेवा अभ्यास एक्स कवच में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल शामिल थे। इस अभ्यास में नौसेना के युद्धपोतों और विभिन्न विमानों की तैनाती के साथ विभिन्न ऑपरेशन शामिल थे, जैसे उभयचर हमले, समुद्री हवाई हमले और समुद्र में युद्धाभ्यास। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो जल्दी से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बढ़ते हैं हमारी लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन किस बारे में रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज़ सुनो, क्या कि रात में 8 बजे आ रहा हूँ मैं आजकल, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के MCQs लेकर, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता था ये चीज़, तो ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। शाम में 8 बजे लाइव मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस के, आज दूसरे चैप्टर के MCQs कराऊंगा, ठीक है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द प्रस्थान एक्सरसाइज। तो प्रस्थान एक्सरसाइज किसने कंडक्ट करी है? निम्नलिखित में से किसने प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, या इंडियन आर्मी और नेवी दोनों? तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर इंडियन आर्मी और नेवी दोनों आंसर है, तो बिल्कुल आप लोग रांग, ठीक है। आर्मी भी नहीं है, एयरफोर्स भी नहीं है, आंसर है हमारे पास इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी ने क्या करा है? इंडियन नेवी ने प्रस्थान एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई है। देखिए कैसी है ये रही प्रस्थान एक्सरसाइज, अड्डा 24/7 की। The Indian Navy conducted a structured exercise to evaluate organizational effectiveness in protecting offshore assets of Mumbai on an oil and natural gas cooperation ONGC platform 150 kilometers into the sea। देखो क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ये बकवास बातें कर रहा है। ये बोल रहा है कि ये रहा क्या? इंडिया का ये रहा वेस्टर्न कमांड, जिसको अपन मुंबई के नाम से जानते हैं, और मुंबई से 150 किलोमीटर दूर क्या है? 150 किलोमीटर दूर यहाँ पर ONGC का प्लेटफॉर्म है। ONGC क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हुई है, क्योंकि यहाँ से अपन तेल निकालते हैं, समझ में आ रहा नहीं है? नेचुरल गैस निकालते हैं, ठीक है। तो अब सीन क्या है? मुंबई से 150 किलोमीटर दूर ये एक्सरसाइज करी गई है, जिसका नाम है क्या? प्रस्थान एक्सरसाइज। और क्यों करी गई है? कि बाई चांस यहाँ पर कुछ ब्लास्ट वगैरह हो जाते हैं तो रेस्क्यू कैसे करेंगे, ठीक है। बाई चांस क्या हो जाता है? टेररिस्ट इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, या कोई और देश इसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, तो इसको कैसे बचाएंगे अपन? इसीलिए इंडियन नेवी ने क्या करा है? इंडियन नेवी ने करा है ये वाला एक्सरसाइज, जिसका नाम है प्रस्थान एक्सरसाइज। आइए इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इसके बारे में देखो क्या बोल रहा है। द एक्सरसाइज वॉज नेम्ड प्रस्थान बाय द इंडियन नेवी, और इंडियन नेवी ने खुद इसका नाम क्या रखा है? प्रस्थान रखा है। द इंडियन नेवी हैज इंक्लूडेड सेवरल क्राइसिस सच एज बॉम्ब थ्रेट्स। और इंडियन नेवी ने क्या करा था? इस एक्सरसाइज में बहुत सारे थ्रेट्स को इंक्लूड किया था इस एक्सरसाइज में, जैसे कि बॉम्ब थ्रेट्स, है ना, कि भैया बॉम्ब फोड़ दूंगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे अपन? ब्लोज आउट, है ना, ब्लोज आउट मतलब फटना। फायर, आग लग जाती है तो क्या करेंगे? टेररिस्ट, अगर टेररिस्ट आ जाए वहाँ पे ऑक्यूपाई कर ले तो क्या करेंगे? एंड मेडिकल इवैक्यूएशंस, और मेडिकल इवैक्यूएशंस कैसे देंगे? आग वगैरह लग जाए या बॉम्ब वगैरह फूट जाए वहाँ पर, तो ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। द इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, ONGC, मुंबई पोर्ट अथॉरिटीज, MBPA, द पुलिस, फिशरीज एंड कस्टम्स वर अ पार्ट ऑफ द प्रस्थान एक्सरसाइज। तो ये सारे के सारे लोग भी क्या थे? प्रस्थान एक्सरसाइज के पार्ट थे। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, MBPA, द पुलिस, फिशरीज,
कस्टम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे प्रस्थान के पार्ट थे। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्थान एक्सरसाइज किसने करवाई थी, तो इंडियन नेवी ने करवाई थी। ठीक है, हिंदी में देखते खत्म करते आज के लेक्चर को। देखिए क्या है फटाफट से। भारतीय नौसेना ने समुद्र में 150 किलोमीटर दूर तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के मंच पर मुंबई से दूर अपतटीय संपत्ति की सुरक्षा में संगठनात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना द्वारा इस अभ्यास का नाम प्रस्थान रखा गया था। भारतीय नौसेना ने अभ्यास के दौरान बम की धमकी, विस्फोट, आग, आतंकवादी और चिकित्सा निकासी जैसे कई संकटों को शामिल किया है। भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक, ONGC, मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण, MBPA, पुलिस, मत्स्य पालन और सीमा शुल्क प्रस्थान अभ्यास का एक हिस्सा थे। समझ में आ गया? ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर है, ठीक है, और ये लोग उतर रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, और एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम है प्रस्थान। समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि सर 100% समझ में आ गया है। अपना लेक्चर आज वाला यहाँ पर हो जाता है खत्म। ठीक है, जाने से पहले इधर देखो जरा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, प्रतिज्ञा बैच ये तो हो गया है ख़त्म, आगे ना, और बहुत सारे बच्चे जो है इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है, और अपन ने इसकी एंट्रीज क्लोज कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए इसमें। ठीक है, लेकिन अगर अभी भी आप लोगों ने अभी तक प्रतिज्ञा बैच में नहीं लिया था एडमिशन, एनरोल नहीं किया था, तो आप लोग अब प्रतिज्ञा 2.0 में क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। प्रतिज्ञा 2.0 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 17 अप्रैल से। ठीक है, आज 12 हो गई है, 4-5 दिन बाद, मतलब मंडे वगैरह से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रतिज्ञा 2.0 बैच जो है सेम प्रतिज्ञा बैच जैसा है। स्टार्ट हम लोग नहीं करने वाले थे, लेकिन स्टार्ट क्यों करा गया, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस आई। ठीक है, और बहुत सारे लोग प्रतिज्ञा बैच में एनरोल नहीं हो पाए थे। अगर आप लोग भी एनरोल नहीं हो पाए, आप लोगों को लग रहा है कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो डावाडोल चल रही है या अच्छी नहीं चल रही है, या 20 लाख बच्चों में से आपका सिलेक्शन CUET में होना मुश्किल है, या आपको लग रहा है कि मैंने तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है लेकिन मुझे अपने आप को टेस्ट करना है, ठीक है, कितना आता है कितना नहीं आता, तो इस चीज़ के लिए आपको प्रतिज्ञा 2.0 बैच से बेहतर चीज़ पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। लेकिन आपको लगता है कि पूरा सब कुछ आता है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर ही लूँगा या कर ही लूँगी, तो मत लेना, है ना, ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी मानो तो ले लो। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस किसी को अगर पढ़नी है तो इसमें मैं ही पढ़ाऊँगा, इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ देखो क्या है, इसमें आपको जो कोड लगाना है वो क्या है, एनरोल करने के लिए वो कोड है Y742। Y742 लगाते ही आपको क्या मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा 21% का क्या, भारी डिस्काउंट, 21% का भारी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, देखते हैं फटाफट से कैसे करना है इसको। इसको याद रखना ज़रूर Y742 को, और ये ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है Y742। ठीक है, चलिए देखते क्या होता है इससे। देखिए सबसे पहले जाइए कहाँ पर, सबसे पहले जाइए इस पे, गूगल पे, और यहाँ पे लिखिए अड्डा 24/7। जैसे अड्डा 24/7 लिखेंगे तो ऐसी स्लाइड आ जाएगी। इस स्लाइड के ऊपर करिए क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही अपने पास ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा। ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करिए। ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही ऐसी बड़ी सी स्लाइड आ जाएगी। इस बड़ी सी स्लाइड में अंडर ग्रेजुएट एग्जाम लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर करिए क्लिक, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर एक ऐसी स्लाइड खुल जाएगी, और यहाँ पे हमें CUET का ऑप्शन दिखेगा। CUET पे क्लिक करिए। जैसे CUET पे क्लिक करेंगे तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जैसी चीज़ें आपको दिखाई देगी। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो साइंस पे क्लिक करिए, आर्ट्स स्टूडेंट हो तो आर्ट्स पे करिए, कॉमर्स स्टूडेंट हो तो कॉमर्स पे करिए। मान लो कि आप लोग क्या हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो कॉमर्स के ऊपर क्लिक करिए, है ना। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपने क्या दिखेंगे, 2 बैचेस दिखेंगे, प्रतिज्ञा 2.0, प्रतिज्ञा 2.0। ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। दोनों में से कोई भी कोर्स ले सकते हो। ठीक है, इस वाले कोर्स में क्या करना है आप लोगों को, इस वाले कोर्स में आपको इंग्लिश, हिंदी, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट करवाया जाएगा। इस वाले में आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट, BST, मैथ्स और इकोनॉमिक्स करवाया जाएगा। ठीक है, तो 2 बैचेस है इसमें। अगर आपको लगता है कि आपको GT की और इंग्लिश, हिंदी की ज़रूरत नहीं है तो ये मत करिए, है ना, फिर ये वाला ले लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आर्ट्स में, ठीक है, देखो ज़रा फ़ोटो वगैरह अपडेट हुए, देखते भाई का फ़ोटो आया है क्या, आर्ट्स वाला देखते ज़रा चेक करके। तो आर्ट्स वाले में भाई का फ़ोटो नहीं है यार, बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, आर्ट्स वाले में देखो, आर्ट्स वाले में भी यही है, डोमेन सब्जेक्ट वाला बैच है। और ये आर्ट्स वाले में इसमें इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल टेस्ट सब कुछ करवाया जाएगा। इसमें सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स करवाया जाएगा, और पॉलिटी करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, देखिए इधर इस वाले में क्या होगा, 2500, ऐसे ही सेम साइंस का भी है। ठीक है, कोई भी खोल लेना।
और फीस सबकी एक जैसी ही है। कौन कौन टीचर पढ़ा रहा है, क्या क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, क्यों अड्डा 24/7 चूज़ करना चाहिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। कैसे इस पर अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए क्या करिए, बाय नाउ पे जाइए। जैसे ही बाय नाउ करेंगे इसके ओरिजिनल प्राइस देखते हैं, कुछ छुपाएंगे नहीं आपसे। ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी की, 3000 रुपये की, 2999 रुपये की, 1 रुपये कम है 3000 में, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, अप्लाई करने के लिए क्या 15% का डिस्काउंट यहाँ पर दिखा रहा है। 15% का डिस्काउंट लगाएंगे तो आपके 450 रुपये बच रहे हैं इसमें, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये वाला डिस्काउंट मत लगाओ, ठीक है। कौन से वाला डिस्काउंट लगाओ, मेरे वाला लगाओ। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाके लिखिए क्या क्या बताया था मैंने आप लोगों को, कोड अड्डा 24/7 का उल्टा, लेकिन Y के साथ, Y742 और इसको कर दीजिए अप्लाई। तो आपके कितने 510 रुपये, 510 रुपये बच रहे हैं। इसका मतलब 60 रुपये और बच रहे हैं आपके। और ये वाला आपको कोर्स मिल जाएगा 2490 रुपये के आसपास का, ठीक है। तो बहुत पैसा बच रहा है। और ये 2500 रुपये अगर लग रहे हैं आप लोगों के, तो ये 2500 रुपये वर्थ इट है ना। पढ़ाई हो जाएगी अच्छे से, CUET का एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपकी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिलने के उम्मीद जो है वो जग जाएगी, और हो सकता है कि आप लोगों को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी जो है वो मिल जाए, ठीक है। खैर, आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत 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 पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और आपके अपने जीतू भैया यानी कि मोइन पठान ऐसे ही रोज़ आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।